सरकार कह रही है कि कागज़ है तो ठीक है, कागज़ नहीं है तो बुलडोज़र चलेगा, क्या करें? एक शख्स से हमने सुना यहीं पर, वो बता रहे थे कि मस्जिद का जो ये इतना पार्ट यहाँ पर आ रही है, जो सड़क आ रही है और आगे जो हिस्सा देख रहे हैं वो भी अवैध कब्जे में आ रहा है। तो जो अवैध कब्जे पे जगह बनी होती है, जो मकान बना होता है, तो उस एड्रेस पे उसका वोटर आईडी कार्ड क्यों बनता है? तब क्या कहेंगे, क्या एनआरसी ठीक काम करेगी? अगर बांग्लादेशियों या रोहिंग्या को बुलडोज़र से नहीं हटाना तो एनआरसी लाकर हटाया जाए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रिया। जहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र चला, वहीं पर मध्य प्रदेश में भी बुलडोज़र चला। अब चिन्हित किया जा रहा है कि शाहीन बाग में भी अवैध कब्जा है, उसको लेकर भी बुलडोज़र चलाया जाएगा। इस वक्त मैं शाहीन बाग में ही मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मस्जिद दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं तमाम, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जिस तरीके से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का ये ऐलान हो चुका है कि शाहीन बाग में भी अवैध कब्जा है, यहाँ पर भी रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी रहते हैं, उस तरीके से उनको हटाना ज़रूरी है। इस पर यहाँ की स्थानीय जनता क्या सोचती है या फिर क्या कहती है, शुरुआत करते हैं सर आप ही से। क्या नाम है आपका? शादाब नाम है मेरा जी। अच्छा, ये बताइए कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की तरफ से ये बताया गया है कि शाहीन बाग में अवैध कब्जा है, तो उसको हटाना ज़रूरी है, तो इसको किस तरीके से आप ले पाएँ? नहीं, डेफिनेटली अगर अवैध है तो उसको हटाना चाहिए, लेकिन जिसका अपना है वो तो नहीं हटना चाहिए। अगर जो जेन्युइनली रहता है, जिसके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि कई जगह पर ये भी दिखा जा रहा है ना, जहाँ डॉक्यूमेंट्स भी है वहाँ पे भी तोड़ा जा रहा है, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा कहाँ पे देखा है आपने कि डॉक्यूमेंट्स हैं और तोड़ दिया है? जहांगीरपुरी में भी देखा लोगों ने, जो लोगों ने पेपर भी दिखाए वो लोगों के भी तोड़े गए, जिनके एमसीडी अप्रूवल था उनके भी डॉक्यूमेंट्स तोड़े गए, शॉप वगैरह भी तोड़ी गई। तो अगर है तो इट मीन्स कि जब जहाँ पर भी हैं वो होना चाहिए, क्योंकि इंक्रोचमेंट तो कहीं भी नहीं होना चाहिए है, वो तो उसके लिए तो। अभी एक शख्स से हमने सुना यहीं पर, वो बता रहे थे कि मस्जिद का जो ये इतना पार्ट यहाँ पर आ रही है, जो सड़क आ रही है और आगे जो हिस्सा देख रहे हैं वो भी अवैध कब्जे में आ रहा है। अच्छा, आ रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं, हमें तो कुछ आइडिया है नहीं इस बारे में। इस बारे में आपको जिसने बताया है तो डेफिनेटली वो आपको पूरा ब्रीफ करेंगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसके लिए तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं जी। अच्छा, जिस तरीके से जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम है वो ये कह रहा है कि अवैध कब्जा तो हटाया ही जा रहा है, लेकिन जो आम मुसलमान यहाँ पर रहते हैं उनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी आघात पहुँचा रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ? नहीं, देखिए सबसे ज़्यादा पहला डेटा तो गवर्नमेंट के पास है। अगर हम लोग अगर आप एज ए मुसलमान किसी को रोहिंग्या अगर पहचान करते हो तो वो गलत है, राइट। अगर रोहिंग्या है तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि उसको पहचानें और उसको अलग करें, क्योंकि अगर हम लोग को रोहिंग्या बोलेंगे तो दैट इज़ नॉट गुड ना, क्योंकि हम लोग रोहिंग्या नहीं है ना कि आप एक मुसलमान को सोच लें कि वो रोहिंग्या है, क्योंकि इंडिया में भी तो मुस्लिम है ना, उनकी अपनी सिटीजनशिप है, उनके अपने राइट्स हैं, बोर्ड्स के राइट्स हैं। तो आप उस चीज़ को अपना अलग देखिए कि रोहिंग्या अलग हैं और मुस्लिम्स जो दिल्ली के हैं या इंडिया के हैं वो अलग हैं। तो फिर जनता इतना घबरा क्यों रही है, मतलब अपने ऊपर ही क्यों ले लेती है? जब भी कोई एक्ट लाया जा रहा है तो यही कहती हुई नज़र आती है कि मुस्लिमों के लिए बनाया गया है, सरकार ने मुस्लिम के लिए किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गलत है तो सभी के लिए होगा, उसमें मुस्लिम हिंदू कुछ भी हो, वो उसमें एक कोई ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी के लिए स्पेशली होगा। अगर इंकरेजमेंट होगी तो वो सबके लिए होगी, मुस्लिम भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, डेफिनेटली सबके लिए हो सकता है। हमारी जो गवर्नमेंट हमने चुनी है, ये पूरे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, यहाँ तक कि ना कि किसी हिंदू और मुसलमान की गवर्नमेंट है। ये प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। हमारे जितनी गवर्नमेंट जितनी सुविधाएं हिंदुओं को मिलती हैं इतनी मुसलमानों को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कोई स्पेशल किया जा रहा है। अगर हिंदुस्तान का देश का कोई प्रधानमंत्री होता है वो सभी का होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक जात ने उनको मिला के वोट दे के उनको प्रधानमंत्री बनाया है। उसमें हमारा भी सहयोग है, हमारा भी उसमें बहुत मेहनत है अपनी यहाँ की गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं है, आप उस नज़रिए से उसको मत देखिए। ऐसा नहीं है कि साहब आप कोई कह रहा है कि हिंदू दल वाले लोग कह रहे हैं कि बीजेपी हमारी है, ऐसा नहीं है। हमने ओवैसी तो कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ खाली मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, कानून को तोड़ रही है, कानून अपने हाथ में ले रही है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तरीका गलत है। तरीका ये गलत है कि जैसे आपने जहांगीरपुरी में दंगे देखे तो अगले दिन ही सब कुछ क्यों बवाल हो गया। तरीका देखो गलत, जो अवैध निर्माण है वो सभी के लिए हैं, हम हिंदुओं के लिए भी हैं, मुसलमानों के लिए भी हैं, लेकिन वक्त है हर चीज़ का। जब ये चीज़ें बनती हैं तो आप पहले अपने डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जैसे चीज़ें जो अवैध कब्जे वाली जगहों में कोई बिल्डिंग बना रहा है तो आपका डिपार्टमेंट भी तो उस टाइम काम करने वाला होता है ना, तो वो कैसे परमिशन दे देता है उस टाइम। फिर वो परमिशन देता है, बिल्डर बनाते हैं,
लोग खरीदते हैं, अपनी ज़मीनें बेच बेच के अपने फ्लैट खरीदते हैं, गाँवों से आते हैं बेचारे, बिल्डर तो बेच के चला जाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से या जो सीनियर अधिकारी हैं हमारे, जो हमारे बीच में एमसीडी में काम करते हैं, आप उस वक्त कहाँ होते हो जब बिल्डिंग की बुनियाद खड़ी होती है? आप क्यों नहीं आते उस टाइम? आप क्यों नहीं कहते कि अवैध निर्माण है, यहाँ बिल्डिंग क्यों बना रहे हो? आप क्यों परमिशन देते हो? आप क्यों अपने मीटर लगाते हो यहाँ पर? आप यहाँ से बिल क्यों जमा करते हो? सबसे बड़ी बात, हमारा हक, सबसे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबसे बड़ा जो होता है इंसान की ताकत वोट होती है। तो जो अवैध कब्जे पे जगह बनी होती है, जो मकान बना होता है, तो उस एड्रेस पे उसका वोटर आईडी कार्ड क्यों बनता है? आप क्यों लेते हो उस आदमी से वोट? तो अब आप कहीं ना कहीं आप इस बात को भी देखो कि पब्लिक को मतलब आप दोषी ना माने। सबसे पहले आप अपने प्रशासन को भी स्ट्रॉन्ग करो कि आप थोड़ा सा ईमानदारी से काम करके तो देखो कुछ दिनों तक क्यों होंगे अवैध कब्जे। आप इसकी बात कर रही थी मस्जिद की, ये मस्जिद कहाँ अवैध बताइए? वहाँ मस्जिद बनी हुई है, ये स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है थोड़ा सा। सिर्फ लोग जो नमाज़ पढ़ने आते हैं, जो रिक्शे वाले रिक्शा चलाते हैं, धूप में रहते हैं, वो 2 मिनट के लिए आके अपना आपको सेक लेते हैं, यहाँ पे ठंड में खड़े हो जाते हैं। कोई गवर्नमेंट ने बनाया यहाँ पे कोई पार्क? कोई ऐसी जगह बनाई है गवर्नमेंट ने जो रिक्शा चालक जो है अपना पानी पी ले या कोई 2 मिनट के लिए अपना आराम कर ले? कोई आपने देखा किसी को? तो मैडम कुछ ना कुछ तो खुद को भी करना पड़ता है ना। तो ये शेड डाला है तो ये रिक्शे वालों के लिए डाला है, इसको तोड़ दोगे तो पब्लिक, हमें मस्जिद को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक रिक्शे वालों को 2-4 मिनट का आराम मिल जाता, वो भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज़की अहमद है। जी, जिस तरीके से अवैध कब्जे की बात हो रही है कि शाहीन बाग में अवैध कब्जा है और यहाँ के जो आम मुसलमान हैं उनको निजात दिलाना ज़रूरी है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से, तो किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं या फिर क्या सोच रहे हैं इस बारे में? देखिए, हम आम पब्लिक इसमें कुछ भी नहीं कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ जो मतलब के मीडिया वाले या जो आपको भेज रहे हैं उनके ज़रिए से ये प्रोपेगेंडा फैला करके लोगों को परेशान करने वाली बात हो रही है। हम लोगों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ना तो हम रोहिंग्या कर रहे हैं ना हम बांग्लादेशी कर रहे हैं। यहाँ प्रॉपर लोग 100 साल 200 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो मतलब नगर निगम की जो रिपोर्ट निकली है वो झूठी है? झूठी रिपोर्ट कुछ भी नहीं है, ना ही ये सिर्फ वोट के मुद्दे की वजह कर इस तरह से कर रहे हैं। एमसीडी का चुनाव आने वाला है, उसको लेकर के कुछ ना कुछ अपना ये दिखाएंगे, उसके बाद फिर पैसे लेंगे लोगों से, फिर चुप हो जाएंगे। तो मतलब जो एक तरफ से ये कहा जा रहा हो है जाएगी, तब चुप हो जाएगी एमसीडी चुप हो अच्छा, सरकार ऐसे में क्यों चुप है? मुख्यमंत्री क्यों चुप हैं? सीएम क्यों चुप हैं? ऐसे में इसकी जवाबदेही डायरेक्ट सीएम की बनती है, ना कि आम पब्लिक की बनती है। ये चुप होने की जवाबदेही आप उनसे करेंगी ना। डायरेक्ट आप सीएम के पास जाकर के ये बात पूछिएगा तो ज़्यादा सही होगा। कंक्लूज़न वही निकाल कर देंगे जो वहाँ पे बैठे हुए उनके ऑफिसर हैं, जिसको आप ये आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, उनके जो चलाने वाले सीएम नहीं होते हैं, चलाने वाले आईएएस ऑफिसर होते हैं। सारी जिम्मेदारी आईएएस ऑफिसर की बनती है। अच्छा, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ कर सुनिए जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के जो मेयर हैं मुकेश सूर्यान, उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि यहाँ पर जो आम मुसलमान रहते हैं उनके ऊपर जो रोहिंग्या हैं या फिर बांग्लादेशी जो हैं उनकी तरफ से आघात पहुँचाया जाता है। मतलब लूटपाट के केसेस होते हैं, अपराध होता है। तो आप लोग क्या लगता है कि जो उन्होंने ये बात कही है आपको आघात पहुँचा रही है किसी भी तरीके से, तो उनको यहाँ से निकालना ज़रूरी है? आपके अधिकारों को वो छीन रहे हैं यहाँ पर, अगर वो रह रहे हैं तो? रोहिंग्या की या फिर बांग्लादेशी का आइडेंटिफिकेशन तो आपके वोटर लिस्ट में ही है। वोट जहाँ पे इलेक्शन कमीशन इसकी जिम्मेदारी, इसके पूरी जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। उसको अगर वोटिंग का आप अधिकार दे रहे हैं यहाँ पे, तो आप घुसपैठ करवा रहे हैं। जो वोटिंग का उसको राइट दे रही है सरकार, अगर राइट दे रही है उसको, तो वो घुसपैठ करवा रही है। उसमें आम पब्लिक की कोई वो गलती नहीं है। सरकार कह रही है कि कागज़ है तो ठीक है, कागज़ नहीं है तो बुलडोज़र चलेगा, क्या करें? देखिए, जो जिसके पास में मतलब कि कागज़ नहीं है वो उसके पास में तो मतलब कि उसको राइट ही नहीं है यहाँ पे रहने का। फिर यही कहा जा रहा है, अगर कागज़ है तो ठीक है, वरना अगर कागज़ नहीं है तो बुलडोज़र चलाएगा। जितना भी मालवीय नगर में है रहने वाले सब पाकिस्तान से भाग के आना 1947 से जितने भी रहने वाले हैं ना यहाँ पे, पूरे पाकिस्तान से बसे हुए आकर के हैं।
तो उनको क्या सरकार भगाएगी? सरकार यहाँ पे रह रहे हैं पूरे मालवीय नगर में, सब जितने भी लोग रहने वाले हैं, वो क्या सरकार उनको भी भगाने का काम करेगी? सरकार की तरफ से धीरे धीरे एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। मैं यही तो पूछता हूँ ना, यहाँ पे बहुत सारे कंट्री से भी लोग आकर के रह रहे हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के पास में होना चाहिए। फैसला आपको ठीक जनता को परेशान ना करके आम जनता को मतलब कि आराम देने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप आम जनता को परेशान करके उसका पाप लेंगे तो कहीं ना कहीं आज ना कल वो दिखाई देगा ही दिखाई देगा। पाप का घड़ा एक दिन ना एक दिन ज़रूर टूटा, क्योंकि राम जो आए थे वो राम राज में कभी भी किसी मुसलमानों को कोई परेशान नहीं किया उन्होंने। राम ने कभी नहीं सिखाया, ना कृष्ण ने सिखाया है, ना हनुमान जी ने सिखाया है, ना ही आपके जितने भी भगवान है सबका जिक्र हमारे कुरान शरीफ में है। सब ने एक को जोड़ करके रखा, तोड़ के किसी ने नहीं रखा है। आपकी बात सुन रही हूँ सर। एक सवाल आपसे ये है कि जैसा आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, आपका कहना है मुसलमानों को बार बार खुरेदा जा रहा है, या फिर आपने भी क्या कहा? मैं ये कह रहा हूँ किसी भी बाद में इंसाफ हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर वो तकलीफ़ उसको पहुँचेगी, उसके भी तो माँ है, बहन है, बेटी है, बच्चे हैं, वो भी तो पढ़ाई करने वाले हैं, उसको आप घर से बेघर करोगे तो क्या उसका पाप नहीं पड़ेगा? ऊपर वाला नहीं देख रहा है? चलिए ठीक है, आपने जैसा कहा वो मान लेते हैं। एक तरफ ये भी सुनने में आ रहा है, सरकारी जो जुमले हैं वो ये कहे जा रहे हैं कि अगर बुलडोज़र ना सही तो एनआरसी। तब क्या कहेंगे, क्या एनआरसी ठीक काम करेगी? अगर बांग्लादेशियों या रोहिंग्या को बुलडोज़र से नहीं हटाना तो एनआरसी लाकर हटाया जाए। देखिए, बांग्लादेशी रोहिंग्या के बारे में हम ये इलेक्शन कमीशन ही तय करेगी कौन बांग्लादेशी है कौन रोहिंग्या। उसको कैसे मिल गया हमारे यहाँ इंटर करने का? अगर हमारे यहाँ इंटर वो जब किए हैं तो जिसने इंटर करवाया पूरी जिम्मेदारी उसी की है जो इंट्रेंस करवाया है। मान लिया कि हम हिंदुस्तानी हैं बांग्लादेश और जा कर के बांग्लादेश में हम बस जाएं तो किसकी ज़िम्मेदारी है वहाँ पे? वो इंट्रेंस करवाने की जो जिम्मेदारी वो बांग्लादेश की होगी ना, कि हमें बांग्लादेश में उन्होंने इंटर करवा दिया। हम यहाँ पे हिंदुस्तान में यहाँ पैदा हुए और जा कर के बांग्लादेश में बस जाएं तो जिम्मेदारी किसकी होगी? वहाँ बांग्लादेश सरकार की होगी ना, कि हमें वहाँ उसने बसने का राइट दिया है। बिना 60 साल से कांग्रेस सरकार थी। इमिग्रेशन राइट के कोई भी नहीं बच सकता। इमिग्रेशन उसको लेना ज़रूरी होता है बसने के लिए। 10 साल के लिए 20 साल के लिए पासपोर्ट का एग्रीमेंट होता है। उस पासपोर्ट के एग्रीमेंट पे ही वो उस जगह में जाकर बसता है, रहता है। 2 साल का एग्रीमेंट होगा तो 2 साल ही जाकर सऊदी में रहेगा, फिर रिटर्न होना पड़ेगा। कोई ओमान, कतर, बहरीन, दुबई सब जगह जाते हैं लोग काम करने के लिए, चाहे अमेरिका, इंग्लैंड, सब 2 साल 3 साल 4 साल का मिलता उन्हें वीज़ा, उसके बाद वापस होना पड़ता। तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या को कैसे आने मिल रहा है यहाँ पे?